Welcome dear students in display devices, signal generators and transducer. Today we are going to discuss introduction to cathode ray oscilloscope. After completing this topic you will be able to recall cathode ray oscilloscope and the advantages of CRO. You will be able to define graticule. You will be able to describe the principle of operation and various parts of cathode ray tube. You will be able to derive the expression for deflection sensitivity of CRO. अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप एंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कि इस टॉपिक को हम क्यों डिस्कस करें तो बेसिकली आप सीआरओ अपने इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, बहुत सारे लैबोरेटरीज में आप यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर सिग्नल को एनालाइज करने के लिए, या फिर करंट या स्ट्रेन या फोर्स या एक्सेलरेशन को एनालाइज करने के लिए भी आप अपने सीआरओ को यूज करते हो। ये जो सीआरओ है ये आपका बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट करके देता है क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है। तो इसलिए हम अपने मेजरमेंट में एक्यूरेट अगर मेजरमेंट करना चाहते हैं, एरर्स हमें कम चाहिए, तो ऑब्वियसली हम वहां पे सीआरओ को यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सीआरओ एंड एडवांटेजेस ऑफ सीआरओ। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप देख सकते हो आपके पास एक स्क्रीन बनाया हुआ है, ठीक है। और जनरली अगर देखें तो हमारे पास जो नॉर्मली हम स्क्रीन यूज करते हैं, या फिर आप अगर देखो अपने कॉलेज के लेबोरेटरी में भी आपने सीआरओ देखा होगा, वहां पे जो आपके पास स्क्रीन होता है आपके सीआरटी का वो ग्रीन कलर में ही होता है और यहाँ पे आप उसे एनालाइज करते हैं किस तरीके से आपका सिग्नल यहाँ पे अप्लाई होता है उस हिसाब से, है ना। तो बेसिकली अगर बात करें तो जो सीआरओ है वो एक लीनियर डिवाइस है, और ये लीनियर डिवाइस इसलिए है क्योंकि इसके जो स्क्रीन है, इसके जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में के अलोंग होता है। तो यहाँ पे जो स्क्रीन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिफाइंड होता है ना। और ये टू डायमेंशनल आपका जो भी रिप्रेजेंटेशन है, तो इसलिए भी हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो है वो एक लीनियर डिवाइस है क्योंकि जिस हिसाब से आप इनपुट दोगे आपका आउटपुट उसी के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे ये एक्स वाई डिस्प्ले आप यहाँ पे यूज करते हैं, और जो आपका यहाँ पे जो स्क्रीन आप देख रहे हो, स्क्रीन को आपने छोटे छोटे बॉक्स में उसको आपने डिवाइस किया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर एक अगर आप पार्ट की अगर हम बात करें तो हम इसे बोलते हैं वन डिवीजन, ठीक है। और ये जो हमने लाइंस ले रखे हैं अपने स्क्रीन पे, जिससे आप क्या करते हो वहां पे अगर देखो तो उसी लाइंस पे आपने उस स्क्रीन पे आपने स्केल बना रखे हैं, और उस स्केल से ही आपका जो भी एनालिसिस या मेजरमेंट करना होता है वो कंप्लीट होता है। तो ये जो ग्रिड ऑफ लाइंस हैं हम इसे बोलते हैं ग्रेटिक्यूल्स, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास ये आपका सीआरटी का स्क्रीन है जहां पे जो भी आप इनपुट अप्लाई करते हो उसकी वेवफॉर्म डिस्प्ले होती है, और उस वेवफॉर्म के डिस्प्ले होने के बाद आप वहां से उसका जो भी एनालिसिस या मेजरमेंट करना हो वो कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिग्नल है इस तरीके से। अब ये जो सिग्नल हमारे पास आया, अब इस सिग्नल का हम कोई भी तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। यहां पे आप इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो। टाइम पीरियड कहने का मतलब होता है कि कोई भी अगर आपका पीरियोडिक सिग्नल है तो उस पीरियोडिक सिग्नल के एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो आपका उसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो सिंपली अगर यहाँ पे देखें कि जो आपका हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है वहां से अगर देखो, अगर उससे अगर हम इसके पूरे एक साइकिल का, क्योंकि यहाँ पे जो एक साइकिल है, अगर ये इस वेवफॉर्म को अगर हम देखते हैं तो ये जो वेवफॉर्म हमें मिल रहा है वो डाउनवर्ड जाने के बाद वो अपवर्ड जा रहा है ना। तो यहाँ पे इसके दो साइकिल बन रहे हैं, एक नेगेटिव साइकिल बन रहा है, दूसरा पॉजिटिव साइकिल बन रहा है। तो इससे इसका एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो रहा है। और अगर इसका कंप्लीट साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तो जो भी एक्स एक्सिस पे जो उसके स्केल्स हैं अगर हम उसको हम काउंट कर लें तो वो आपका साइकिल ऑफ द वेवफॉर्म कहलाता है ना। तो ये आपका कंप्लीट साइकिल यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब अगर सपोज यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका किसी भी तरीके से आपका ये हो सकता है जो वेवफॉर्म होगा, ठीक है। तो आप यहां पे इसका वेवफॉर्म का जो है वो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं,
ठीक है। एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से आप क्या कर सकते हो, कोई भी वेवफॉर्म अगर हम देखें तो जो सेकेंड वेवफॉर्म हमने बनाया था इसका अगर वर्टिकल डिस्टेंस हमने निकाल लिया तो हम आसानी से इसका पीक वैल्यू बता सकते हैं। अगर ग्रीन वाले जो सिग्नल है अगर हम इसके वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकाल लें मैक्सिमम, तो वो इसका सपोज मान लेते हैं कि ये जो है वो वोल्टेज वेवफॉर्म है, तो ये अगर आपका V1 वोल्टेज था और ये जो है ये अगर आपका V2 वोल्टेज था, तो यहां पे ये जो हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकाला ये इसका पीक वैल्यू कहलाएगा Vm1, ठीक है। और जो हमने जो वोल्टेज V1 का जो हमने वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकाला था इसको हम इसका पीक वैल्यू बोल सकते हैं V1, और सॉरी ये आपका Vm2 हो जाएगा, है ना। साथ ही साथ आप चाहो तो यहां पे आप इसी वेवफॉर्म का अगर देखें तो इसका ये नेगेटिव मैक्सिमम पीक है, ये आपका पॉजिटिव मैक्सिमम पीक है, तो इन दोनों के बीच का अगर हम डिस्टेंस निकाल लें तो ये इसका पिक टू पिक वोल्टेज हो जाएगा, यानी पॉजिटिव पिक से नेगेटिव पिक तक क्या वोल्टेज हो रहा है वो हम यहां से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहां पे आपका ये जो हमारे पास दो वोल्टेज वेवफॉर्म है V1 और V2, इन दोनों के बीच में आपका कितना फेज एंगल डिफरेंस बन रहा है वो हम यहां से निकाल सकते हैं, यानी कि हम एक कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं आपके वेवफॉर्म के लिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो जनरल आपका सीआरओ होता है उसमें एक टाइम पे आप एक ही इनपुट अप्लाई करते हो, और जो एक्स एक्सिस होता है आप इसको जनरली टाइम एक्सिस बना देते हैं, टाइम बेस एक्सिस बना देते हैं आप, ठीक है। और ये होता है वो आपका यहाँ पे जो भी आपने इनपुट या मैग्नीट्यूड वाइज आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, और जो भी आपका वेवफॉर्म आपका आता है, तो जो भी आपका यहाँ पे वेवफॉर्म आ रहा है उस वेवफॉर्म का आप यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं। उसके कंप्लीट साइकिल का टाइम बेस जो सिग्नल है, टाइम बेस जो आपका एक्सिस है, वहां से आप उस पूरे सिग्नल का टोटल साइकिल का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, जो कि उस पीरियोडिक फंक्शन का टाइम पीरियड होगा। उस टाइम पीरियड को अगर आप 1 अपॉन करते हो तो वो आपका फ्रीक्वेंसी बताने लग जाता है। आप अगर चाहें तो इसके पिक वैल्यू को निकाल सकते हैं, पिक टू पिक वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर आप किसी सिग्नल का टाइम पीरियड आपको पता है, आपका जो वेवफॉर्म का पिक वैल्यू वो पता है, उसका जो भी आपका एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हैं, यानी कि जैसा भी आपका साइनसॉइडल फंक्शन है या कौन सा फंक्शन है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, उस वेवफॉर्म का फंक्शन डिराइव करके आप उसका आरएमएस या एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। तो एक कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आप कर सकते हैं, है ना। तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि जो आपका सीआरओ होता है, सीआरओ क्या है, सीआरओ एक आपका लीनियर डिवाइस है, ठीक है, एक लीनियर डिवाइस है। ये जो है वो एक्स वाई पैटर्न डिस्प्ले होता है इसके पास, ठीक है। जनरली अगर बात करें तो जो आपका सीआरओ है वर्क्स ऑन वोल्टेज वेवफॉर्म, ठीक है। सीआरओ जो है वो सिर्फ आपके वोल्टेज वेवफॉर्म पे काम करता है, ठीक है, यानी कि उसके इनपुट पे अगर आप वोल्टेज वेवफॉर्म अप्लाई करोगे तभी उसका सिग्नल आपको आपके सीआरओ के स्क्रीन पे मिलेगा। वोल्टेज वेवफॉर्म के अलावा किसी और सिग्नल को अगर आपने अपने सीआरओ पे अप्लाई किया तो आपको आपका आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर ये वोल्टेज वेवफॉर्म पे काम कर रहा है तो आप इससे अदर जो पैरामीटर या एलिमेंट है वो पैरामीटर जो है वो आप मेजर नहीं कर सकते हो। जैसे आप इससे मेजर कर सकते हैं करंट, स्ट्रेन, फोर्स, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा। हर एक पैरामीटर आप यहां पे एनालाइज कर सकते हो, बट हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट को यूज करके हम यहां पे क्या करेंगे,
अपने उस पर्टिकुलर, जैसे करंट अगर हमें मेजर करना है या स्ट्रेन मेजर करना है या स्ट्रेस मेजर करना है, एक्सेलरेशन मेजर करना है, तो हम ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट को यूज करके उसी एक्सेलरेशन को कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज वेवफॉर्म में, और उस वोल्टेज वेवफॉर्म को आप अपने सीआरओ पे अप्लाई करोगे तो उसका एक वेवफॉर्म आपके स्क्रीन पे आएगा, और वो जो स्क्रीन पे जो वेवफॉर्म आ रहा है वो प्रोपोर्शनल है आपके अप्लाइड वोल्टेज वेवफॉर्म के, और अप्लाइड वोल्टेज वेवफॉर्म जो है वो प्रोपोर्शनल है आपके एक्सेलरेशन वेवफॉर्म के। तो यानी कि जो भी आप अपने स्क्रीन पे वेवफॉर्म का एनालिसिस कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपको एक्सेलरेशन के बारे में आपको एनालाइज करके बताता है। तो इस तरीके से आप सीआरओ यूज करते हैं और अपने पैरामीटर्स को यहां से मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सीआरओ। ठीक है, सीआरओ में अगर बात करें तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है कि ये लीनियर डिवाइस है, और इसलिए इसके पास इट हैज एक्स वाई वेवफॉर्म पैटर्न। ठीक है, ये एक्स वाई वेवफॉर्म पैटर्न रखता है, इसका जो स्क्रीन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है, तो वहां पे आपका एक सिंपल वेवफॉर्म आपको पैटर्न मिलता है जहां से आपको मेजर करना आसान होता है। हम दूसरा कह सकते हैं इट्स सेंसिटिविटी इज हाई, इट्स सेंसिटिविटी, नेक्स्ट बोल सकते हैं इट हैज हाई प्रेसिजन। ठीक है, तो इट हैज हाई प्रेसिजन कहने का मतलब है कि जो आपका सीआरओ है उसमें उसकी प्रेसिजन हाई होने की मतलब है कि एक ही क्वांटिटी को अगर बार बार मेजर करोगे तो उसकी रिपीटेबिलिटी, और जो आपको एक बार उसने आउटपुट दे दिया वो बार बार वही आपको आउटपुट देगा, यानी कि उसकी रिपीटेबिलिटी उतनी ही अच्छी होगी, तो उसका जो प्रेसिजन होगा वो उतना ही हाई होगा। हम दूसरा कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी एंड time period can be determined। ठीक है, नेक्स्ट बोल सकते हैं कि फेज एंगल कैन ऑल्सो बी मेजर्ड। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर आप किसी सिग्नल का टाइम पीरियड निकाल लो तो उससे आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अगर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीआरओ होते हैं जिसमें एक टाइम में आप एक से अधिक सिग्नल अप्लाई कर सकते हो और वो आपके वेवफॉर्म पे अपीयर भी होगा, तो उस टाइम पे आप उसका फेज एंगल डिफरेंस निकाल सकते हैं। या फिर आप अपने सीआरओ में दो इनपुट अप्लाई करें और उससे जो आपका एक पैटर्न बनता है जिसको लिसासुस पैटर्न बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो वो जो लिसासुस पैटर्न है उससे आप आसानी से उसके फ्रीक्वेंसी रेशियो निकाल सकते हो, जहां से आप अपना अननोन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ वो डायरेक्टली आपको फेज एंगल भी बताता है दोनों सिग्नल के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट बोल सकते हैं इट कैन स्टडी द quantities from a low frequency about 20 hertz to a very high frequency, जिसको कह सकते हैं अप टू गीगा हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इट कैन डिस्प्ले टू और more input waveform simultaneously। It can be used for high applications
like sampling oscilloscope. लास्ट बोल सकते हैं इट कैन मेजर voltages like peak voltage Vm, peak to peak voltage Vpp, RMS voltage Vrms, एवरेज वोल्टेज V एवरेज. ठीक है, तो ये कुछ आपके एडवांटेजेस हैं सीआरओ के, जो कि आपके सीआरओ से अगर आप मेजरमेंट करते हो तो आपको इन सभी चीजों का फायदा हो सकता है. So students, we have achieved our first learning outcome, that is cathode ray oscilloscope and the advantages of CRO, and I hope that you have understood it very well. So students, अब अपने second learning outcome की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ग्रेटिक्यूल. तो ग्रेटिक्यूल की अगर हम बात करें तो अभी जस्ट हमने जो सीआरओ डिस्कस किया था वहां पे हमने उसके स्क्रीन पे थोड़ी बहुत डिस्कशन करी थी. तो मैंने आपको बताया था कि जो स्क्रीन पे जो हमने ग्रिड ऑफ लाइंस यूज किए हैं, जो एक स्केल की तरह यूज कर रहे हो, जिससे आप अपने किसी भी वेवफॉर्म के एनालिसिस या मेजरमेंट को कंप्लीट करते हैं, आप उसे बोलते हैं ग्रेटिक्यूल. तो अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि द ग्रेटिक्यूल is a grid of lines used for the measurement of time and amplitude. ठीक है, तो ग्रेटिक्यूल इज अ ग्रिड ऑफ लाइंस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड ग्रेटिक्यूल, है ना. ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो ग्रेटिक्यूल है वो कितने तरीके के हैं, आप ग्रेटिक्यूल्स जो यूज करते हैं वो कितने तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं. तो हम इसे बोल सकते हैं कि जो ग्रेटिक्यूल हो सकते हैं उसके टाइप्स आपके इंटरनल ग्रेटिक्यूल्स, नेक्स्ट एक्सटर्नल ग्रेटिक्यूल्स हम यूज करते हैं, ठीक है, या फिर आप प्रोजेक्टेड ग्रेटिक्यूल्स यूज कर सकते हैं. ये कुछ ग्रेटिक्यूल्स के टाइप्स हैं जो कि हम अपने सीआरओ में यूज करते हैं उससे आपके मेजरमेंट को कंप्लीट करने के लिए. तो स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो अभी तक हमने जो डिस्कशन करा है उस बेस पे ही है, और ये सिंपल है. अगर आपको जितना मैंने बताया वो समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हो और इसे सॉल्व भी कर सकते हो. जैसे बोल रहे हैं द सीआरओ स्क्रीन हैज 12 डिविजन्स एंड ईच डिवीजन इज सेट टू 5 मिली सेकेंड्स. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रफ आपका बनाता हूँ स्क्रीन का. तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे एक स्क्रीन देख रहे हैं. ठीक है, अब स्क्रीन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो बोल रहा है कि इस सीआरओ स्क्रीन हैज 12 डिविजन्स. ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके 12 डिविजन्स हैं. अगर आप डिविजन्स काउंट करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, अगर आप वर्टिकली भी देखोगे तो ये 12 डिविजन्स है. ठीक है, और अभी हमने देखा था कि आप किसको एक डिवीजन बोलते हैं. तो उस हिसाब से अगर देखें तो आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ सीआरओ हैज 12 डिविजन्स. यहां पे दिख रहा है ईच डिवीजन इज सेट टू 5 मिली सेकेंड्स, यानी कि यहां पे एक जो आपका डिवीजन है इसका जो लेंथ दिया हुआ है वो आपको बोल रहा है 5 मिली सेकेंड्स. ठीक है, फिर बोल रहा है ए वोल्टेज ऑफ V इज इक्वल टू 5 sin 2 pi 100 TV वोल्ट. ठीक है, तो यहां पे वोल्टेज वेवफॉर्म का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 5, इसका पिक वैल्यू, sin 2 pi 100 T volt is applied to the CRO, then how many cycles of waveform can be observed on the screen? On the screen. ठीक है, तो अब यहां पे क्या है, सिंपली देखो आपके पास जो स्क्रीन है उसमें 12 डिविजन्स हैं.
हर एक डिवीजन का आपको 5 मिली सेकेंड दिया हुआ है। तो अगर आप देखो तो एक्स एक्सिस में जनरली हम टाइम बेस रखते हैं, इसमें हम टाइम बेस रखते हैं ना। तो अगर एक डिवीजन का वैल्यू अगर हमें 5 मिली सेकेंड्स है तो पूरे का पूरा एक्स एक्सिस जो होगा वो कितने मिली सेकेंड्स का होगा, ये हम निकाल सकते हैं, है ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ वन डिवीजन इज इक्वल टू 5 मिली सेकेंड्स। तो हम सिंपली बोल सकते हैं ना लेंथ ऑफ 12 डिविजन, क्योंकि टोटल 12 डिवीजन ही है आपके पास, तो 12 इंटू 5 दैट मीन्स 60 मिली सेकेंड्स। अब यहां पे बोल रहा है कि 60 मिली सेकेंड्स का लेंथ है आपके सीआरओ स्क्रीन के एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे भी सेम होगा, लेकिन अभी हमारा कंसर्न यहां पे एक्स एक्सिस से है। अब उसके बाद बोल रहा है कि एक वोल्टेज वेवफॉर्म है 5 साइन 2 पाई 100t, जिसको हमने अपने स्क्रीन पे अप्लाई किया है, तो उसके कितने वेवफॉर्म यानी कितने साइकिल्स आपके वेवफॉर्म पे एक साथ आपको अपीयर होंगे। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर हमने अपने जो वोल्टेज वेवफॉर्म है उसका अगर हमने टाइम पीरियड निकाल लिया, तो जो हम वोल्टेज वेवफॉर्म का जो टाइम पीरियड निकालेंगे वो उसके एक साइकिल का टाइम पीरियड होगा। तो अगर हमने उसके एक साइकिल का टाइम पीरियड निकाल लिया, उसके एक्स एक्सिस का टोटल टाइम पीरियड लेंथ हमें पता है, तो इसमें अगर हम डिवाइड कर दे तो वो टोटल नंबर ऑफ साइकिल बता देगा वेवफॉर्म का, है ना। तो अब हमारे पास जो गिवन वेवफॉर्म गिवन वोल्टेज वेवफॉर्म है, ठीक है, तो वो कौन सा है, V इज इक्वल टू 5 साइन 2 पाई 100t वोल्ट, ठीक है। अब यहां से मुझे इसके एक साइकिल का टाइम पीरियड निकालना है, यानी कि इस वेवफॉर्म का टाइम पीरियड निकालना है, और उसको फिर अपने टोटल लेंथ ऑफ दी एक्स एक्सिस से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ साइकिल पता चल जाएगा। तो अब अगर देखो तो जो एक जनरल फॉर्मूला होता है आपके साइनसॉइडल वेवफॉर्म का, क्योंकि यहाँ पे ये साइनसॉइडल वोल्टेज वेवफॉर्म है, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ये एक जनरल आपका वेवफॉर्म है। तो अगर देखा जाए तो जो Vm है वो आपको कंपेयर करें तो 5 वोल्ट है, ठीक है, और यहां पे T आपका कॉमन है, तो यानी कि जो ओमेगा है वो 2 पाई 100 के बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि अगर कंपेयर करके कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 100, और हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, जो कि है 2 पाई 100। तो 2 पाई एंड 2 पाई कैंसल आउट होगा, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज है। तो हमें वेवफॉर्म का टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड ऑफ वोल्टेज वेवफॉर्म निकालना है। तो T इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन एफ, और 1 अपॉन एफ का वैल्यू है 100 हर्ट्ज, दैट मीन्स 0.01 सेकेंड्स, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 10 मिली सेकेंड्स। तो अगर एक साइकिल का टोटल टाइम पीरियड 10 मिली सेकेंड्स है, तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स इज इक्वल टू टोटल, यहां पे जो आपका टोटल लेंथ ऑफ द एक्स एक्सिस है वो 16 मिली सेकेंड्स है, तो 60 मिली सेकेंड्स अपॉन एक साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो 10 मिली सेकेंड्स है, तो उसको 10 से डिवाइड कर दें तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 साइकिल। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, और यहां पे ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल,
है ना। तो ये आपका प्रोसेस है किसी भी वेवफॉर्म को, किसी भी स्क्रीन के नंबर ऑफ डिवीजन और उसका लेंथ बता दे और आपको कोई वोल्टेज वेवफॉर्म बता दे और बोले कि इसके कितने साइकिल एक टाइम पे अपीयर होंगे आपके आपके स्क्रीन पे, तो आप बोल सकते हैं 6 साइकिल्स। एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं अपने थर्ड लर्निंग आउटकम, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ कैथोड रे ट्यूब। तो अब हम बात करने वाले हैं कैथोड रे ट्यूब, यानी जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं सीआरटी। और आप बोल सकते हैं कि जो सीआरटी है उसे हार्ट ऑफ ए सीआरओ, ठीक है। हार्ट ऑफ ए सीआरओ कहने का मतलब है कि जो आपके सीआरओ में मेन फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन आपके सीआरटी का ही होता है, और बाकी जो उसके वो हैं, बाकी जो पार्ट्स हैं आपके सीआरओ के, वो आपका हेल्पिंग पार्ट्स होगा। बट जो मेन पार्ट है, जो मेन फंक्शन करेगा, वो आपका सीआरटी होगा, ठीक है। तो अब ये जो सीआरटी है उसे आप हार्ट ऑफ सीआरओ बोलते हैं। साथ ही साथ आप ये बोल सकते हैं कि जो आपका सीआरओ है वो थर्मो आयोनिक प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो जो आपका सीआरटी है वो हार्ट ऑफ सीआरओ है, साथ ही साथ ये थर्मो आयोनिक इमिशन प्रिंसिपल पे काम करता है। थर्मो आयोनिक इमिशन प्रिंसिपल कहने का मतलब है कि किसी हीटेड सरफेस से जब एक आपका इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो उस प्रिंसिपल पे आपका सीआरटी काम करता है। तो अब अगर इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में समझना है तो सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन और उसके पार्ट्स के बारे में समझना पड़ेगा, तो फिर हम समझ पाएंगे कि आपका जो सीआरटी है वो कैसे काम करता है। तो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे जो अभी हमने देखा कि जो ये जो काम करता है आपका सीआरटी, वो काम करता है थर्मो आयोनिक इमिशन प्रिंसिपल पे, और वो कैसे काम करता है वो समझते हैं। साथ ही साथ इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आपके प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के साथ हम उसके कंस्ट्रक्शनल जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में भी समझते चले जाएंगे, और ये दोनों हमारा कंबाइंडली एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, ये जो है ये आपका सीआरटी है, ठीक है, जिसको आप हार्ट ऑफ सीआरओ बोल रहे हैं, जहां पे इसका जो फंक्शन है वही आपका सीआरओ का मेन फंक्शन है, बाकी इसके सपोर्टिंग पार्ट्स आपके लगे होते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो ये जो पिंस है वो आपके कनेक्शन के लिए बेस है, बेस के साथ आपका कनेक्टेड है इलेक्ट्रॉन गन्स या हीटर। तो यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन गन्स हैं ये एक्चुअली क्या करता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है आपके कैथोड को, ताकि आपका जो कैथोड है उसके जो वैलेंस बैंड है वहां से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हों। और जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके रिलीज हो रहे हैं वो कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ ये रिलीज होंगे, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस बैंड में है उसके पास अपना कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, और जब उसको आप एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है, और एक पॉइंट ऑफ एनर्जी के बाद, यानी एक अमाउंट ऑफ एनर्जी के बाद आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, और फ्री होने के बाद वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलीज होगा, यानी कि उसके पास एनर्जी भी स्टोर, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, जिसको वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ अपने स्क्रीन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन आपके कैथोड से फ्री होता है, जो ये सबसे पहला जो आपका पार्ट आपके सीआरटी से के पार्ट को वो फेस करता है वो है आपका कंट्रोल ग्रिड। अगर हम बात करें तो कंट्रोल ग्रिड जो है ये नथिंग बट निकल सिलेंडर होता है, ठीक है। अब ये जो निकल सिलेंडर है उसमें आपने बस उतना ही होल प्रोवाइड करवाया है जितने से आपका एडिक्वेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो सके। इसको मैं छोटे से एग्जांपल से देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि आप अपने घर में हो, आप अपने घर के किसी कमरे में हो, तो उस कमरे में सिर्फ एक दरवाजा होता है जहां से आप उस कमरे में एंटर करते हो या उससे बाहर जाते हो। अब अगर सपोज मान लेते हैं कि आप उस कमरे में अगर 10 लोग या 20 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर काम के लिए बैठे हुए हैं, या फिर जैसे आपका क्लासरूम जो होता है, ठीक है। तो जनरली अगर मैं एक क्लासरूम का अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो आपके क्लासरूम में कम से कम 50 से 60 बच्चे बैठते हैं, ठीक है, और उसमें आपका टीचर आता है, आपको पढ़ा रहा होता है। तो जिस टाइम आपकी पीरियड होती है, जिस टाइम आपको क्लास लेना होता है, तो आप क्या करते हो, 1 बाय 1 करके आप उस गेट से एंटर करते हैं अपने क्लासरूम के, और अपने अपने जगह पे बैठते हो, आप पूरी की पूरी क्लास करते हैं। उसके बाद जब आपका क्लास खत्म होता है तो आप 1 बाय 1 करके अपने गेट से निकलते हो,
ठीक है। और इसलिए जो उस क्लासरूम का जो दरवाजा है वो इस हिसाब से बनाया ही जाता है कि उसमें एक बंदा या दो बंदा एक साथ बाहर निकल सकता है। ठीक है। अब अगर वहां पे 50-60 बंदे हैं, अगर सभी के लिए एक साथ अगर प्रोवाइड करवाया जाता तो शायद आपका एक साइड का वॉल ही नहीं होता, वो पूरा ओपन होता, तभी आप 50-60 एक साथ घुस सकते थे और 50-60 एक साथ बाहर जा सकते थे। बट आपने क्या किया, एक छोटा सा दरवाजा बनाया जिसमें एक या दो बंदा एक साथ जा सकता है, बाकी उनको क्यू के साथ बना करके आपके 1 बाय 1 करके अंदर घुसना पड़ेगा, 1 बाय 1 करके बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है। तो अब अगर सपोज मान लेते हैं कि आपका जो दरवाजा है उसमें सिर्फ दो बंदे एक साथ जा सकते हैं, बट अगर पूरे के पूरे जो 60 जो बच्चे हैं, 60 जो स्टूडेंट्स हैं, वो पूरा का पूरा अगर ट्राई करें कि उसी दरवाजे से एक साथ निकल जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो दो बंदा उस दरवाजे के ठीक सामने होगा वो तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, लेकिन जो बाकी के जो बंदे होंगे वो क्या होगा, उस दरवाजे के बाद जो वॉल है उसमें टक्कर खा के जो अपने आप को चोट लगा सकते हैं। तो उसी तरीके से हम यहां पे देखें तो इस कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, बट कितना एडिक्वेट आपका इलेक्ट्रॉन पास होना चाहिए, आपकी स्क्रीन पर जाके कोलाइड करना चाहिए, ये डिसाइड करता है आपका कंट्रोल ग्रिड। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आप में जरूरत है वो आपके उस जो निकल सिलेंडर है वहां से आसानी से पास हो जाएगा, बट जो एक्स्ट्रा सिलेंडर्स होंगे वो सारे के सारे अपने उस निकल सिलेंडर के वॉल पे चिपक के रह जाएंगे। ठीक है। और वो चिपक किस लिए रह जाएंगे, क्योंकि आपका जो निकल सिलेंडर है उस पर आप एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हो और आपके इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो उनके बीच में थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो जो भी एक्सेसिव जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके वॉल से टच होते के साथ वो अट्रैक्टेड हो जाएंगे और वो वहीं पे चिपक के रह जाएंगे। ठीक है। तो अब यहां पे अगर बात करूं तो कंट्रोल ग्रिड क्या है, तो कंट्रोल ग्रिड जो है वो आपके एक्सेसिव प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स यानी जो कैथोड से रिलीज हो रहे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। तो जो एक्सेसिव प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और जितने रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वही आपके सिलेंडर से पास होता है। आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंट्रोल ग्रिड को पास करने के बाद जो नेक्स्ट हर्डल है उनके पास वो है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। और ये जो प्री एक्सेलरेटिंग एनोड है हम इसको हर्डल नहीं बोल सकते हैं, बेसिकली आप ये प्रोवाइड करवाते हो कि जब जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हुआ है और अगर वो मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव करेगा तो उस मूवमेंट के लिए उसको एक एनर्जी चाहिए जिसको आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और काइनेटिक एनर्जी उसके स्टोर्ड एनर्जी से कन्वर्ट होगा। तो कोई भी बॉडी है उसमें अगर वो एनर्जी स्टोर्ड है तो वो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है, जब वो आपके यानी कि स्टैटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, और जो मूविंग एनर्जी यानी कि जो एकदम खर्च हो रहा है आपके मूवमेंट के लिए वो एनर्जी आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्सन काइनेटिक एनर्जी में होगा, और काइनेटिक एनर्जी का के यूज से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है आपका जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कम होता जा रहा है, और अगर एनर्जी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो स्पीड होगा वो भी रिड्यूस होने लग जाएगा। बट यहां पे हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन हो आपके जो स्क्रीन है उस पर एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वेलोसिटी के साथ कोलाइड करे, ताकि वो उस कोलिजन के साथ आपके स्क्रीन के पे एनर्जी जो भी वो अपने स्टोर्ड एनर्जी है जब वो अपने स्क्रीन को ट्रांसफर करे तो वो एनर्जी लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो। और मेन हमारा जो काम है वो है आपका जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है उसका कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में, और वो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन लाइट एनर्जी में, ताकि आपको आपका वेव फॉर्म आपके स्क्रीन पे दिख सके। तो इसलिए हमें चाहिए कि एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्पीड के साथ आपका इलेक्ट्रॉन आपके स्क्रीन को कोलाइड करे। तो उस अब अगर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एनर्जी लूज हो रहा है, एनर्जी लूज हो रहा है तो आपका स्पीड भी रिड्यूस होगा। तो उस स्पीड को इंक्रीज करने के लिए बेसिकली आपने प्री एक्सेलरेटिंग एनोड यूज किया है। अब ये जो प्री एक्सेलरेटिंग एनोड है ये क्या करेगा, इस पे आप सबसे ज्यादा जो आप जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं प्लस 1500 वोल्ट इस पे आप अप्लाई करते हो। प्लस 1500 वोल्ट इस पे अप्लाई करने पे आपके नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का मतलब है कि उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट करेगा, और
उसके बाद ये नेक्स्ट जो है वो है फोकसिंग एनोड। एक्चुअली क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स अपने हॉरिजॉन्टल पाथ से मूव कर रहा है, इस मूवमेंट पे आपका एक वर्टिकल फोर्स अप्लाई करेगा, या कहें तो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेगा आपका प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, जो कि इसको अपने वॉल की तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो एक तो ये अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा, क्योंकि पहले से वो जिस पाथ पे है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से जो भी बॉडी जिस भी मोशन जिस भी डायरेक्शन में होता है वो उसे मेंटेन करना चाहता है। तो इसलिए जो अगर वो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ और स्पीड के साथ अगर मूव कर रहा है, तो अपने पाथ पे ही रहना चाहेगा। तो इसलिए भी आपका वो सेम पाथ पे होता है। साथ ही साथ जो फोकसिंग एनोड है, वो फोकसिंग एनोड पे आप प्लस 500 वोल्ट अप्लाई करते हैं, तो वो जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन पे एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करता है, जिससे आपका इलेक्ट्रॉन और अपने पाथ पे ही फोकस्ड रहता है। उसके बाद लास्ट में आपका एक्सेलरेटिंग एनोड, जिसपे भी आपने प्लस 1500 वोल्ट अप्लाई किया है, और ये क्या करता है, लास्ट आपके इलेक्ट्रॉन के स्पीड को इंक्रीज करके फिर बाहर छोड़ देता है। ठीक है, एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वेलोसिटी यहां पे प्रोवाइड करवा के आपके इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ देता है। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन है वो आपके वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट से पास होता है। वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट से जो आपका इलेक्ट्रॉन पास होता है, तो अब अगर यहां पे मैं बात करूं कि वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट का काम क्या है, तो जो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होता है वो मैकेनिकली हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है, बट उसका मूवमेंट वर्टिकल होता है, ताकि वो आपके इलेक्ट्रॉन को वर्टिकल मूवमेंट प्रोवाइड करवा सके। जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होता है वो मैकेनिकली वर्टिकल होता है और उसका मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होता है, ताकि वो आपके इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टल मूवमेंट प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है उसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, तो अब यहां पे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक वेवफॉर्म है और वो साइनसॉइडल वेवफॉर्म, और ये जो वेवफॉर्म है ये आपके सीआरओ के स्क्रीन पे अपीयर होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखो तो यहां पे ये जो आपका वेवफॉर्म है वो एक लाइन की तरह दिख रहा है, बट एक्चुअली एक लाइन प्रोड्यूस करना आपके लिए डिफिकल्ट है। तो आप क्या करते हो, एक इलेक्ट्रॉन का आपके फॉस्फर स्क्रीन पे एक कंप्लीट बम्बार्डमेंट करवाते हो, और वो जो बम्बार्डमेंट आपके इलेक्ट्रॉन का होता है उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम होता है, इंटेंसिटी इतना ज्यादा होता है और वो इतनी तेजी से बम्बार्डमेंट होता है कि वो एक सिंगल पॉइंट बम्बार्डमेंट ना लग करके वो आपको एक कंप्लीट आपका लाइन की तरह दिखता है, और वो लाइन आपका मूवेबल लाइन की तरह दिखता है, क्योंकि वन बाय वन करके आपका इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है। तो यहां पे अगर चाहें तो हम इस वेवफॉर्म को कैसे बना सकते हैं कि एक आपके इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता रहा, तो अगर देखो, अगर ये इन दोनों के बीच में जो बम्बार्डमेंट है अगर वो बहुत ही कम हो, तो देखो ये आपके एक लाइन की तरह अपीयर होने लग जाता है। ठीक है, तो अब अगर ये बम्बार्डमेंट आप एकदम स्पीड से और एक वन बाय वन करके हर एक छोटे छोटे इंटरवल के लिए अगर आप करते चले जाओगे, तो वो आपको कभी नहीं लगेगा कि आपके इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट, वो लगेगा कि एक लाइन है जो मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहां पे आपका वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट के मदद से आप इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट आपके फॉस्फर स्क्रीन पर करवाते हो, ताकि वो आपको एक लाइन की तरह अपीयर हो और वो भी लाइन मूव करता हुआ लाइन की तरह अपीयर हो। तो उस केस में अगर देखें, मैं दो आपका पॉइंट ले रहा हूं, एक पॉइंट ले रहा हूं ये और दूसरा पॉइंट ले रहा हूं ये, इसको ध्यान से समझिए। अब अगर ये दो मैंने जो पॉइंट लिया, हालांकि वो आपका उसके बीच में हजारों आपके इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट होने चाहिए, बट मैं इस दो पॉइंट को इसलिए लिया हूं ताकि मैं आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट का मेन वर्किंग समझा सकूं। देखो, अगर मैंने फर्स्ट पॉइंट को देखूं तो इसका अपना एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा और साथ ही साथ एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ठीक है, और ये जो जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, सपोज मैं मान लेता हूं ये x1 है, जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है ये सपोज मैं मान लेता हूं y1 है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप सेकेंड पॉइंट को देखो तो सेकेंड पॉइंट का भी अपना एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा और एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन होगा। अब इस हिसाब से देखें तो इसका फिर से जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है
वो x1 से x2 की तरफ बढ़ गया और जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है वो y1 से y2 की तरफ बढ़ गया। ठीक है, अब अगर सपोज मान लेते हैं कि मैं यहां पे एक थर्ड पॉइंट लेता हूं, तो इस थर्ड पॉइंट पे देखो तो इसका अपना एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन है और इसको सपोज मैं y3 बोलूं और इसका अपना एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन है जिसको मैं x3 बोलूं। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो आपका जो बम्बार्डमेंट है उसका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन भी होना चाहिए और वो वैरी करना चाहिए, आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी होना चाहिए और वो वैरी करना चाहिए, है ना। तो उस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन आपके फर्स्ट पोजीशन पे कोलाइड कर रहा है तो वहां पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ही मिनिमम है। बट अगर सेकंड पोजीशन पे जा रहा है तो आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन थोड़ा हो जा रहा है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी ज्यादा हो रहा है और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन भी ज्यादा हो रहा है। फिर अगर आप थर्ड पॉइंट की बात करें तो अब इस बार आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन रिड्यूस हो रहा है बट हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन फिर भी आपका बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट होना चाहिए वो एक पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट पे उसका वर्टिकल भी एडवांसमेंट होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल भी एडवांसमेंट होना चाहिए। तो वो जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन आपके एक पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट के लिए जो प्रोवाइड करवाया जाता है वो आपके वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट से प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अब देखिए जो आपका वर्टिकल जो प्लेट है वो होता हॉरिजॉन्टल है बट उसका मूवमेंट वर्टिकल होता है। तो अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और इस पे चूंकि आपने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया तो ये उसके साथ अट्रैक्ट होगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा उसका एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन होने के बाद आपके स्क्रीन पे कोलाइड करेगा। सिमिलरली आपका जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होता है वो होता वर्टिकल है बट उसका मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो आ रहा होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के कारण थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन मिलता है आपके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट से और उसके बाद फाइनली वो इलेक्ट्रॉन आपके स्क्रीन पे कोलाइड करता है। जैसे वो आपके स्क्रीन पे कोलाइड करता है तो वो आपका आपने जो स्क्रीन लिया वो फॉस्फर स्क्रीन लिया हुआ है। तो ये क्या है कि जिस भी एनर्जी से वो आपका इलेक्ट्रॉन उससे कोलाइड करता है तो वो एनर्जी ट्रांसफर करता है आपके फॉस्फर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको, और वहां पे वो जो एनर्जी है वो आपके हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जाके आपका मेन जो कंसर्न है वो लाइट एनर्जी पे है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट होने से अगर लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो ही आपको स्क्रीन पे वो पॉइंट दिखेगा। अब चूंकि ये जो इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट है वो बहुत तेजी से और एक दूसरे के साथ पैरेलली अगर होता जाता है तो वो क्या होता है, वही जो आपका बम्बार्डमेंट के बाद जो लाइट एनर्जी डेवलप होता है उनका कंटिन्यूएशन में वो एक लाइन की तरह अपीयर होता है और वो भी लाइन आपका मूव करता है वो लाइन की तरह अपीयर होता है। तो उससे आपका ये प्रूफ होता है कि जो आपका वेव फॉर्म है वो आपके स्क्रीन पे अपीयर होता है और उसके बाद आप उसका टाइम मेजरमेंट कर लो, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट कर लो, पिक टू पिक वैल्यू मेजर कर लो, पिक वैल्यू मेजर कर लो, आरएमएस वैल्यू मेजर कर लो, एवरेज वैल्यू मेजर कर लो, या किसी भी तरीके की जो एनालिसिस है उस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए वो आप वहां पे कर पाते हैं। लेकिन यहां पे क्या है कि अब जब इलेक्ट्रॉन जो आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है जब आपके फॉस्फर स्क्रीन से कोलाइड होता है तो उसके कोलिजन के बाद आपके फॉस्फर एटम के भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं जिसको आप सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और वो जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप जहां भी कोलिजन होगा वहां पे सराउंडिंग में होंगे। ठीक है, अब अगर ये सराउंडिंग में सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स रह जाएं तो चांसेस ऐसा है ना कि जो पीछे से जो आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो आपके स्क्रीन पे कोलाइड होने से पहले किसी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हो जाए और उसका पाथ डेविएट हो जाए और जिस पॉइंट पे उसे कोलाइड होना चाहिए उसके अलावा किसी और पॉइंट पे जाके वो कोलाइड हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इससे आपका जो एक पर्टिकुलर वेवफॉर्म चाहिए था आपके सिग्नल का वो आपको आपके स्क्रीन पे मिलेगा नहीं, तो उससे आपका मेजरमेंट गड़बड़ हो सकता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक्वाडैक सॉल्यूशन। और जो ये जो एक्वाडैक सॉल्यूशन होता है वो जनरली हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्वाडैक सॉल्यूशन है ये एक्वाडैक सॉल्यूशन आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट होता है और जिसका काम होता है कि ये जो आपके जो एक्सेसिव जो आपके सेकेंडरी जो इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो रहे हैं उस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को आपका
एक्वाडाक्ट सॉल्यूशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, ताकि ये जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट आपका क्लीन हो जाए और पीछे से आने वाला जो जो इलेक्ट्रॉन है उसका कोलिजन किसी और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन से ना हो, ताकि वो अपने पाथ से डेविएट ना कर सके। ठीक है, और यहां पे जो सीआरटी इन्वेलप है वो आपके सीआरटी को एक बाहरी एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। तो ये इसका वन बाय वन करके हमने हर एक पार्ट्स यहां पे देखा कि इसके क्या क्या पार्ट्स है, उसके क्या क्या काम है, और उनके काम को कलेक्ट कर लें तो वो आपके सीआरटी का वर्किंग प्रिंसिपल बन जाता है। So students, we have achieved our third learning point, that is principle of operation and various parts of cathode ray tube, and I hope that you have understood it very well. Students, अब हम अपने next learning outcome के पे बात करते हैं, जो कि है expression for deflection sensitivity of CRO. So students, अब हम यहाँ पे डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ सीआरओ को डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो कुछ टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे जो कि आपके इस एक्सप्रेशन को अचीव करने में हम यूज करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला जो अगर मानते हैं तो हम सिंपल लिखते हैं, लेट वोल्टेज अक्रॉस प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। ठीक है, तो ई ए जो है वो वोल्टेज अक्रॉस प्री एक्सेलरेटिंग एनोड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ई डी ये है पोटेंशियल या सिंपली वोल्टेज अक्रॉस डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। फिर स्मॉल डी ये है डिस्टेंस बिटवीन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। LD is length of the deflecting plates. Capital L distance between screen and the center of deflecting plates. Capital D deflection of the electron beam on the screen in y direction. AY acceleration in y direction. Q जिसको हम स्मॉल e भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और Vx वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हम अपने डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ सीआरओ डिराइव करने में हम इन टर्म्स को यूज करने वाले हैं। तो ये जो टर्म्स हैं वो आप ध्यान से यहाँ पे देख लो
कि क्या है वो, क्योंकि हम आगे सीधा इस जो एब्रिविएशन है वो हम यूज करें, जो शॉर्ट फॉर्म है आपका, जैसे ई ए एम ई डी डी, स्मॉल एल डी, कैपिटल एल, कैपिटल डी, ए वाई क्यू या वी एक्स यूज करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये है आपका स्क्रीन, और वहां पे जो दो प्लेट हैं वो आपके डिफ्लेक्टिंग प्लेट है जिसका लेंथ एल डी है। अभी हमने अपने जो हम टर्म्स यूज कर रहे हैं उसमें हमने बताया था कि एल डी जो है वो आपका लेंथ ऑफ द डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, जो स्मॉल डी है वो दोनों डिफ्लेक्टिंग प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, और प्लस ई डी जो है वो आपने अपने डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो उसका वैल्यू है। ठीक है, यहां पे जो कैपिटल डी है, ये कैपिटल डी एक्चुअली है कि आपके जो स्क्रीन है उस स्क्रीन से आपका जो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है वो जो आपके इलेक्ट्रॉन को एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो वो कितना वर्टिकल डिफ्लेक्ट होकर के आपके स्क्रीन पे कोलाइड हो रहा है, वो डिस्टेंस आपके बेस से कितना है, तो वो है कैपिटल डी। तो ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम है। अब अभी जस्ट पिछले लर्निंग आउटकम में हमने डिस्कस किया था कि आपके सीआरटी कैसे काम करता है, तो वहां पे हमने देखा था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है आपके कैथोड से फ्री होने के बाद वो कंट्रोल ग्रिड प्री एक्सेलरेटिंग एनोड से पास होकर फोकसिंग एनोड, एक्सेलरेटिंग एनोड से पास होकर के फिर वो आपके वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट से पास होता है। तो वहां जो एक्सेलरेटिंग प्लेट था वो क्या कर रहा था, आपके इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा था और उसके बाद वो छोड़ रहा था, जो कि आपके जो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है उससे पास होने के बाद, उसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन होने के बाद वो आपके स्क्रीन पे एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन के साथ कोलाइड कर रहा था। तो यहां पे अगर हम ये डिफ्लेक्शन डी निकाल लें तो इसमें अगर हम अपने जो वोल्टेज है उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो वही अपना हमारा डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी हो जाएगा, क्योंकि जितना हम यहाँ पे अपने वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे जो ईडी का वैल्यू आप अप्लाई कर रहे हो उसी से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले तो आपका जो इलेक्ट्रॉन था उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी था और वो उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके तब वो मूव कर पा रहा है ना। तो अब अगर हम यहाँ बोले टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो अगर वो आपका पोटेंशियल एनर्जी आपके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो लॉस होगा, तब काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा और तभी आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो हम बोल सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, जो इस पे कितना चार्ज है तो Q, और इस पे जो वोल्टेज अप्लाई किया इसको अपने स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, तो जो स्पीड को इंक्रीज करने के लिए जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो वो प्लस पॉजिटिव वोल्टेज ऑफ प्री एक्सेलरेटिंग एनोड है, और पॉजिटिव वोल्टेज ऑफ प्री एक्सेलरेटिंग एनोड आपका कितना था, प्लस ई ए। तो ई ए का चार्ज के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी उसका स्पीड इंक्रीज होगा, और स्पीड इंक्रीज होने के लिए आपका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए, यानी उतना ही क्वांटिटी आपके पोटेंशियल एनर्जी में कम हो रहा है। तो ये आपका टोटल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो Q इंटू ई ए है। तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होगा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड था वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आपका वी एक्स था। ये हमने स्टार्टिंग में ही अपने शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको एक्सप्लेन किया था। अब जितना आपका पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है उतना ही आपका काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है और तभी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर पा रहा है। तो हम सिंपली यहां पे बोल सकते हैं कि नाउ loss in potential energy of electron is equal to gain in kinetic energy of electron। ठीक है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना था, तो वो था Q इंटू ई ए, और गेन कितना हो रहा था, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर
तो यहां से हम Vx यानी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहें तो सिंपली Vx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये 2 उस इक्वलिटी के दूसरे साइड जाएगा तो इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m जो आपका डिवाइड था मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में जाएगा। तो Vx निकालने के लिए हम सिंपली लिखेंगे 2QEA अपॉन m। ये तो होगा Vx स्क्वायर का वैल्यू, हमें निकालना है Vx यानी कि इसको रूट अंडर कर देंगे तो ये टोटल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमारा निकल। अच्छा, तो यहां पे ये हमारे पास मिल गया। साथ ही साथ ये जो वेलोसिटी आपका अप्लाई हो रहा है आपके इलेक्ट्रॉन पे, तो उसका एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे। तो हम बोल सकते वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन along x एक्सिस, तो Vx वेलोसिटी से आपका x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन टाइम t, तो यहां से हम बोल सकते हैं टाइम t इज इक्वल टू x अपॉन Vx, ठीक है। तो यहां पे टोटल टाइम जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है वो टी, और वेलोसिटी आपका Vx, तो वहां पे टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन Vx बोल सकते हैं। और साथ ही साथ हमें Vx का वैल्यू यहां से हमें पता चल चुका है जो कि है रूट अंडर 2QEA अपॉन m। तो हम बोल सकते हैं कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सपोज इन y डायरेक्शन, अगर सपोज हम इसको जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो ऐसे जनरली हम कैपिटल ई से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे हमने जो वोल्टेज लिया हुआ है आपके प्री एक्साइटिंग एनोड का या फिर आपके डिफ्लेक्टिंग जो प्लेट है उसके क्रॉस का जो वोल्टेज है वो हमने ई ए और ई डी से रिप्रेजेंट किया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए मैं जो टर्म यूज करने वाला हूँ वो मैं एप्सिलॉन वाई यूज कर रहा हूँ। तो एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू सिंपली क्या बोल देंगे, ईडी अपॉन डी, ठीक है, कि जितना आपका वोल्टेज अप्लाइड है डिवाइडेड बाय जो आपका डिस्टेंस ट्रैवल जो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, तो ये आपका ई बाई ई डी होगा। तो टोटल फोर्स एग्जर्टेड एग्जर्टेड बाय क्यू जो होगा वो कितना होगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इन y डायरेक्शन, तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, हम इसको एफ वाई कह सकते हैं। तो एफ वाई इज इक्वल टू सिंपली जो चार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ई डी अपॉन डी से, ठीक है, और जो फोर्स आपके चार्ज पे लग रहा है उससे विथ एक्सेलरेशन ए वाई आपका वो मूव कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि एफ, तो एफ वाई इज इक्वल टू सिंपली हम बोल सकते हैं एम इंटू ए वाई, क्योंकि एम जो यहाँ पे है वो आपका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर हमारे पास इस एफ का दो फॉर्मूला मिल गया, एक क्यू ई डी अपॉन स्मॉल डी और एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों से एफ वाई का चूंकि दोनों का दोनों वैल्यू है तो हम लिख सकते हैं ना एम ए वाई इज इक्वल टू क्यू ई डी अपॉन डी। तो यहां से हम ए वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं और वो क्या हो जाएगा, क्यू ई डी अपॉन स्मॉल एम इंटू डी, ठीक है। तो अब अगर यहां पे देखा जाए कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक्स एक्सिस में तो मूव कर रहा है लेकिन साथ साथ उसका वाई एक्सिस पे भी डिफ्लेक्शन हो रहा है ना, जिसका मैक्सिमम डिस्टेंस डिफ्लेक्शन आपके स्क्रीन पे कैपिटल डी था। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि इफ इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इफ
if electron moves, तो if electron moves y distance, ठीक है, तो जो y है दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास t का भी एक्सप्रेशन है, y का भी एक्सप्रेशन है। अगर हम इसे पुट कर दें तो हम सिंपली लिख सकते हैं हाफ ए वाई का वैल्यू अभी हमने निकाला क्यू ई डी अपॉन एम डी इंटू टी यानी एक्स स्क्वायर अपॉन वी एक्स स्क्वायर, क्योंकि t इज इक्वल टू हमने निकाला था वी एक्स अपॉन वी एक्स, है ना। तो अब अगर हम देखें तो हम यहां पे सिंपली y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ क्यू ई डी अपॉन एम डी वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा है y, वो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो निकल के आ जाता है। अब अगर हम थोड़ा फिर से अपने जो हमने फिगर बनाया था जिसमें हमने दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन आपका जो हो रहा है स्क्रीन पे जो कैपिटल डी पी के बराबर हो रहा है, तो हम अगर उस पर बात करें तो अब अगर हम इस फिगर पे जाते हैं तो जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो अगर देखें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो थोड़े टाइम के लिए आपका पैराबोलिक है, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है। तो अगर हम इस थोड़ी सी नॉन लिनियरिटी को अगर नेग्लेक्ट करें तो अगर देखा जाए तो ये एक अप्रोक्सीमेटली एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे ये जो एंगल है वो आपका राइट एंगल है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें इस स्लोप को निकालने की बात करें तो इस स्लोप को अगर निकाला जाए तो हम कह सकते हैं ना कि tan थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अगर हम इस को अगर स्ट्रेट लाइन मान ले, ठीक है, क्योंकि यहां पे एक बहुत ही नॉर्मल आपका पैराबोलिक फंक्शन यहां पे बन रहा है। अगर हम उसे नेग्लेक्ट करके चलें तो ये जो है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन जाता है तो अगर इसका हम निकाले स्लोप तो वो होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और दैट इज इक्वल टू अगर बात करें तो tan थीटा इज इक्वल, अगर ये थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी डी अपॉन एल भी होता है। तो अगर हम इसको यूज करके हम आगे बढ़ते हैं तो अगर हम लिखते हैं फ्रॉम फिगर, तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कैपिटल डी अपॉन कैपिटल एल, क्योंकि यहां पे परपेंडिकुलर कैपिटल डी था और जो बेस था वो एल था। और अगर स्लोप के केस में बात करें तो हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी जो अभी हमने y का वैल्यू निकाला है इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ हाफ ऑफ क्यू ई डी अपॉन एम डी वी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहीं पे हम लिख सकते हैं tan थीटा दैट इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन कैपिटल L इज इक्वल टू हाफ क्यू ई डी अपॉन एम डी वी एक्स स्क्वायर, ये आपका कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर जो है उसे अगर x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्यू ई डी अपॉन एम डी वी एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, और ये अगर देखा जाए तो 2 और 2 कैंसल आउट हो जाए, तो फाइनली जो वैल्यू बचेगा हमारे पास वो होगा क्यू ई डी एक्स अपॉन एम डी वी एक्स। ठीक है, तो अब अगर हम यहां पे देखें तो फाइनली लिख सकते हैं कैपिटल डी अपॉन एल इज इक्वल टू क्यू, यहां पे क्यू का वैल्यू सिंपली हम लिखें क्यू, ये हो गया ई डी, एक्स
x को अगर हम यहाँ पे LD माने, क्योंकि x जो था वो आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन था, तो अगर हम x को रिप्लेस करते हैं तो अगर वो पूरा का पूरा आपका डिफ्लेक्शन प्लेट का लेंथ हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल LD अपॉन MD इंटू VX स्क्वायर, और VX का वैल्यू क्या था, रूट अंडर 2Q ED अपॉन M। तो अब सॉरी 2QEA अपॉन M, तो यहां पे VX स्क्वायर है, तो यहां पे हम इसे लिखेंगे 2QEA अपॉन M, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो इसके स्क्वायर से कैंसल आउट होगा। तो अब देखा जाए तो यहां पे ये M इसके साथ कैंसल होगा, ये जो Q है इसके साथ कैंसल होगा, तो फाइनली हम लिख सकते हैं ED/LD अपॉन 2DEA। ठीक है, तो अब यहां से वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम अगर निकालें तो कैपिटल D इज इक्वल टू एल को अगर दूसरी साइड भेज दें तो लिख सकते हैं L इंटू स्मॉल LD इंटू कैपिटल ED अपॉन 2DEA। और ये जो है ये आपका डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मिल जाता है ना। तो अब जो वर्टिकल सेंसिटिविटी होगा वो क्या होगा, हम लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी S इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन ED। तो कैपिटल D जो है वो हमारे पास क्या है, कैपिटल L इंटू LD इंटू ED अपॉन 2DEA, और अपॉन में हमें करना है ED। तो यहां पे जो ED है वो कैंसल आउट होगा, तो आसानी से डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी S इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन ED इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कैपिटल L इंटू स्मॉल LD अपॉन 2DEA। ठीक है, और यहां पे जो सेंसिटिविटी होगा उसका जो आपका यूनिट होगा वो मीटर पर वोल्ट होगा, क्योंकि सिंपली सेंसिटिविटी इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन अपॉन ED, जहां ED आपका वोल्टेज है और D आपका डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन ऑलवेज उसका लेंथ में उसका यूनिट होता है यानी कि मीटर, और वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, तो इसका जो यूनिट होगा वो मीटर पर वोल्ट होगा। और ये डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन होगा ऑफ एरो। इसी के साथ एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन फैक्टर। जिस फैक्टर से आपका इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन फैक्टर को अगर हम G से रिप्रेजेंट करें तो हम उसे लिख सकते हैं 1 अपॉन S, यानी कि सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन का, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का रिवर्स जो होता है वो आपका डिफ्लेक्शन फैक्टर होता है। और अगर ये रिवर्स है सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का, तो हम इसे लिखेंगे 2DEA अपॉन L इंटू स्मॉल d, और ये डिफ्लेक्शन फैक्टर होगा। और अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो अगर डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का जो यूनिट है वो अगर मीटर पर वोल्ट है, तो डिफ्लेक्शन फैक्टर का हो जाएगा वोल्ट पर। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें आपके डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का टिपिकल वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं कि अगर इसका टिपिकल वैल्यू जो होगा डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का, वो लाई करता है 0.1 मीटर पर वोल्ट टू 1 मीटर पर वोल्ट। और इसी करस्पॉन्डिंग एस के लिए जो आपका
डिफ्लेक्शन फैक्टर होगा वो 0.1 मिली पर वोल्ट के लिए ये हो जाएगा 10 वोल्ट पर मीटर, और जो 1 मीटर पर वोल्ट है उसके लिए जो आपका डिफ्लेक्शन फैक्टर होगा वो 1 वोल्ट पर मीटर होगा। ये इसका टिपिकल वैल्यू कंसिडर किया जाता है। तो स्टूडेंट, अभी जो हमने डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी के कॉन्सेप्ट अभी जो डिस्कस किया और उसका जो एक्सप्रेशन डिराइव किया, उस पे बेस्ड एक हम छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं कि एन इलेक्ट्रिकली डिफ्लेक्टेड सीआरटी हैज अ फाइनल एनोड वोल्टेज ऑफ 2000 वोल्ट। यहाँ पे एनोड वोल्टेज आपको 2000 वोल्ट दिया हुआ है एंड पैरेलल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पे जो पैरेलल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है उसका जो लेंथ है वो 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड 5 mm अपार्ट, और जो डिस्टेंस है उसके बीच में वो 5 mm का है। इफ द स्क्रीन इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट, यहाँ पे स्क्रीन का डिस्टेंस डिफ्लेक्टिंग प्लेट के सेंटर से बता दिया गया। तो आपको बीम स्पीड निकालना है, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी निकालना है और डिफ्लेक्शन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि दिया हुआ क्या है। तो गिवन दैट जो हमें एनोड वोल्टेज जो बताया गया है, यानी कि ई ए का वैल्यू हमें पता है और जो है 2000 वोल्ट। उसके बाद जो पैरेलल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि स्मॉल एल डी का जो वैल्यू है वो 1.5 सेंटीमीटर, यानी जिसको हम बोल सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻² मीटर, 5 mm अपार्ट। ठीक है, 5 mm अपार्ट कहने का मतलब है कि जो स्मॉल डी है वो 5 mm है, जिसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब बोल रहे हैं द स्क्रीन इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिफ्लेक्टिंग प्लेट, यानी कि कैपिटल एल का वैल्यू भी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि हम इसे लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻² मीटर। तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो उसमें कोई भी क्वांटिटी अगर एसआई यूनिट में ना हो तो आप उसी टाइम उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो, ताकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो और लास्टली आपको बेहतर से आपको आपका रिजल्ट मिल जाए। तो यहां पे हमें ये जो वैल्यूज हैं वो दिए हुए हैं। अब आपको फर्स्ट बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कि इसमें बीम स्पीड निकालना है, और जो बीम स्पीड निकालना है दैट मीन्स वी एक्स का वैल्यू निकालना है, जो कि है √2 QE A। ठीक है, तो अब यहां पे देखा जाए तो √2 इंटू, अब Q किसी भी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो फिक्स होता है, और वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये फिक्स होता है और हमें पता है। इंटू ई ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है 2000 अपॉन एम, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एक चीज, दो चीजें यहां पे हमें याद रखनी है कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम स्मॉल क्यू से यहां पे डिनोट कर रहे हैं, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का फिक्स होता है, और वो होता है उसका, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, जो कि हम यहां पे स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जनरली हम इसे 9.1 इंटू 10⁻31 kg लेके चलते हैं। ये फिक्स वैल्यूज हैं, आपको एग्जामिनेशन में इसका वैल्यू दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अब अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमें बीम स्पीड निकलेगा, और बीम स्पीड कितना आ रहा है 26.5 इंटू 10⁻6
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमें बीम स्पीड का वैल्यू निकल कर आ गया और ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब हम बी की बात करें तो बी में बोल रहा है डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। तो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल डी अपॉन 2d ई ए। तो यहां पे कैपिटल एल का वैल्यू हमें दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, यानी 50 इंटू 10⁻², 50 इंटू 10⁻² इंटू एल डी, स्मॉल एल डी का वैल्यू हमें 1.5 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻² अपॉन 2 इंटू स्मॉल डी, और स्मॉल डी का वैल्यू दिया है 5 mm, यानी 5 इंटू 10⁻³ इंटू ई ए का वैल्यू दिया हुआ है 2000 वोल्ट। तो अब यहाँ पे जो सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन है वो कैलकुलेट करने पे आएगा 0.375 mm पर वोल्ट, मिलीमीटर पर वोल्ट में हमको यहाँ पे डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी मिल रहा है। अब अगर एक बार डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी हमें पता चल जाए तो हम आसानी से उसका डिफ्लेक्शन फैक्टर निकाल सकते हैं, जो कि होगा C G इज इक्वल टू 1/S। तो 1/0.375 इज इक्वल टू 2.66 वोल्ट पर मिलीमीटर। तो यहाँ पे बाकी के जो दो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमें बहुत आसानी से मिलता है, और इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। So students, we have achieved our fourth learning outcome, that is expression for deflection sensitivity of CRO, and I hope that you have understood it very well. So students, at the end of this topic, I hope that you have achieved the following learning outcome, and now you are able to recall cathode ray oscilloscope and the advantages of CRO, जिसमें बेसिकली हमने CRO के बारे में डिस्कस करा, उसके बेसिक फंक्शन के बारे में और उसके बारे में हमने डिस्कस करा। उसके बाद हमने उसके एडवांटेजेस भी डिस्कस करे कि अगर आप किसी CRO को यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। नाउ यू आर एबल टू डिफाइन ग्रेटिक्यूल, जिसमें बेसिकली हमने ग्रेटिक्यूल को डिफाइन किया कि ग्रेटिक्यूल होता क्या है, और उस पर बेस्ड हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था। नाउ यू आर एबल टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ कैथोड रे ट्यूब। बेसिकली हमने इसमें CRT, जो कि हार्ट ऑफ CRO होता है, उसको हमने एक्सप्लेन किया है, उसके हर एक पार्ट के बारे में जाना कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, और उसके साथ साथ ये आपको कैसे काम करता है आपका CRT, वो भी हमने वहां पे डिस्कस करा था। नाउ यू आर एबल टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ CRO, जिसमें बेसिकली डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ CRO कैसे हम डिराइव करते हैं, उसका क्या तरीका है, वो हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे हमने जो आपका जो वोल्टेज है जो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है, वो एक्सप्रेशन हमने निकाला, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन निकाला, साथ ही साथ हमने डिफ्लेक्शन फैक्टर का भी एक्सप्रेशन निकाला, और उस पे बेस्ड एक हमने न्यूमेरिकल भी यहाँ पे डिस्कस किया।